लाइव लगातार देख रहे हैं आप और मैं हूं मंजूषा भारद्वाज। आज हम बात करेंगे नेशनल हेराल्ड केस के बारे में। एक ऐसा नाम जो पिछले एक दशक से भारतीय राजनीति में हलचल मचाता आ रहा है। अब अप्रैल 2025 में यह मामला एक बार फिर से सुर्खियों के केंद्र में है, जब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने इस केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच अब उस मोड़ पर है जहां न केवल संपत्तियां कुर्क हो रही है, बल्कि ईडी ने उन पर कब्जा भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस इस कार्रवाई को बदले की भावना बता रही है, जबकि आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया है कि अब तक इस मामले में गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो वह इसे भ्रष्टाचार का सबूत बता रही है। आइए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। नेशनल हेराल्ड की नींव 1938 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। इसका मकसद स्वतंत्रता आंदोलन को आवाज देना था। इसका प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल करती थी, जो हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज जैसे अखबार भी निकालती थी। लेकिन बदलते वक्त के साथ इसकी लोकप्रियता भी कम होती चली गई और 2008 तक एजेएल भारी वित्तीय संकट में डूब गई, यानी कि फाइनेंशियल लॉस हुआ। कंपनी पर करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया और अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया गया, पब्लिकेशन बंद कर दिया गया अखबार का। 23 नवंबर 2010 को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड YIL नाम की कंपनी बनाई गई। इसमें दोनों नेताओं की 38% हिस्सेदारी थी। शेष शेयर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं जैसे कि मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे। कांग्रेस का दावा था कि YIL एक नॉन फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी है, जिसका उद्देश्य एजेएल की संपत्तियों का समाज हित में इस्तेमाल करना था। लेकिन YIL ने महज 50 लाख रुपए में ही एजेएल के 99% शेयर अपने नाम कर लिए, जबकि एजेएल की संपत्तियों की कीमत उस वक्त पर लगभग 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक आकी गई थी। कांग्रेस ने एजेएल को जो 90 करोड़ रुपए का लोन दिया था, उसे बाद में माफ कर दिया गया। वहीं इसके बाद 2012 में बीजेपी नेता और वकील डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की अदालत में शिकायत दाखिल कर इस डील को धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि YIL ने गैर कानूनी तरीके से एजेएल की करोड़ों की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया, जिनमें दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और अन्य शहरों की प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टीज शामिल हैं। 2014 में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को समन भेजा और दिसंबर 2015 में उन्हें इस मामले में जमानत दी गई। ईडी ने इस केस में 2014 से मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी। एजेंसी ने कांग्रेस नेताओं से पूछताछ की और दस्तावेजों की भी गहन जांच की। 2023 में ईडी ने दिल्ली के ITO स्थित हेराल्ड हाउस, लखनऊ के नेहरू भवन और मुंबई की संपत्तियों समेत कुल 751 करोड़ की संपत्तियों को कुर्क किया। अप्रैल 2024 में PMLA प्राधिकरण ने कुर्की को वैध करार दिया और अप्रैल 2025 में ईडी ने इन संपत्तियों पर कब्जा शुरू किया। 15 अप्रैल 2025 को ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की थी। साथ ही ईडी ने 988 करोड़ रुपए की संपत्तियों को PMLA कानून के तहत जब्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। रजिस्ट्रारों को नोटिस भी भेज दिए गए हैं।
कांग्रेस ने इस कार्रवाई को पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बताया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता और वरिष्ठ वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पूरे मामले को लेकर बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनिए। मनु सिंघवी ने कहा, यह केस शुरू से ही बिना 1 रुपए के प्रॉपर्टी ट्रांसफर के हुआ है। एक सेक्शन 8 कंपनी बनाई गई जिसका कोई कमर्शियल मकसद नहीं था। इसमें डिविडेंड भी नहीं दिया जा सकता। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी थी, लेकिन इसे मनगढ़ंत तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का रूप दिया गया। यह एक फेक केस है और अंततः कोर्ट में यह सच्चाई सामने आएगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा, जहां कांग्रेस इस कार्रवाई को राज्य प्रायोजित प्रतिशोध बता रही है, वहीं आप पार्टी ने यानी कि आम आदमी पार्टी ने ओपन एंड शट केस करार दिया है और पूछा है कि अब तक इस मामले में गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। भाजपा नेताओं का दावा है कि यह मामला कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग का सबसे बड़ा उदाहरण है। अभी यह मामला दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में है। अगली सुनवाई 25 अप्रैल 2025 को होनी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहले भी इस मामले में अंतरिम फैसले दे चुके हैं, लेकिन अंतिम निर्णय आना अभी बाकी है। इसी बीच मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हो चुका है और अब मुख्य आरोपी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे हैं। नेशनल हेराल्ड केस केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति का ऐसा मोर्चा बन चुका है जहां हर कार्रवाई के पीछे सत्ता और विपक्ष की सियासी चालें छिपी है। ईडी की चार्जशीट, कुर्की और कब्जे ने कांग्रेस के लिए कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर नई चुनौती खड़ी कर दी है। क्या ये मामला वाकई कानून के दायरे में लड़ा जाएगा या ये राजनीति के अखाड़े में तब्दील हो जाएगा? इसका जवाब आने वाले वक्त में कोर्ट के फैसले ही देंगे। इसका जवाब आने वाले वक्त और कोर्ट के फैसले देंगे। बहुत आक्रोश है, देश में भी आक्रोश है, कांग्रेस जनों में भी आक्रोश है, क्योंककि एक पूरी तरह से बोगस और फर्जी चार्जशीट है। ये पूरी तरह से बोगस और फर्जी मामला है। असलियत ये है कि 12 साल पुराने केस में सरकार को 365वें दिन चार्जशीट दायर करनी पड़ी, क्योंकि उनके पास कोई साक्ष्य, कोई सबूत कुछ भी नहीं है। असलियत यह है कि सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस उस केस में लगाए जहां पर एक नए पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ है, एक नई प्रॉपर्टी, एक नई पैसे का ट्रांसफर नहीं हुआ है, एक भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ है। यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 25 की कंपनी है। वो अपने किसी शेयर होल्डर को मुनाफा तो छोड़ दीजिए, डिविडेंड सैलरी कुछ भी नहीं देती है। बीजेपी की बेवकूफ़ी की बातों का, बीजेपी के दुष्प्रचार का हम सामना कोर्ट में करेंगे, लेकिन ये बीजेपी का डर, ये उनकी प्रतिशोध की गंदी घिनौनी राजनीति दिखाता है और हम इससे डरने धमकने वाले नहीं है। ईडी ने बहुत लोगों के खिलाफ केस किए जो डर कर बैठ गए। ये कांग्रेस पार्टी है, ये सोनिया जी हैं, ये राहुल जी हैं, जिनके अपनों का खून इस मिट्टी में शामिल है। ये आपका पर्दाफाश करते रहेंगे, आपकी विफलताओं को बताते रहेंगे, ये आपसे डरने वाले नहीं है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।